इंटरनेट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, है ना, और उसमें से मोस्टली चीज़ें हो गई थी। थोड़ा सा जो बचा है, एक तो बचा है कनेक्टिविटी के यानी कि तरीके, मीडियम के, हमें इंटरनेट तक हम कैसे जुड़ सकते हैं, ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, कई आपने सुना है 4G हम यूज़ करते हैं, कई सुनते हैं कि हमें कुछ और यूज़ करते हैं। तो उनका जो तरीका है, एक तो वो पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है DNS के बारे में, और एक पढ़ना है हमें ईमेल के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज कोशिश करते हैं इतने में उसको ख़त्म करने की। कल हम पहुंच गए थे वेबसाइट तक, कल हम वेबसाइट तक पहुंच गए थे। फिर वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं, वो होते थे वेब ब्राउज़र। हमने वेब ब्राउज़र तक लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था। ठीक है, वहीं से फिर आगे शुरू करता हूँ। जैसे हमारे सबसे पहले तो हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी थी इंटरनेट से, जैसे कोई वीडियो देखने थे, या कोई यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बारे में मुझे जानकारी लेनी थी, या कितने कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको इंटरनेट से लेनी थी। तो आपने कहा जी हम उस वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट को खोलेंगे, किसके अंदर, वेब ब्राउज़र के अंदर। तो वेबसाइट हमारे पेज स्क्रीन पे खुल जाएगी और हम देख लेंगे, वीडियो देखेंगे यूट्यूब से तो भी देख लेंगे, नहीं तो हम कुछ जानकारी पढ़नी है तो पढ़ लेंगे, है ना। ये सिस्टम था। लेकिन अब ये समस्या बीच में आती है कि हमने ये तो कहा कि हम वेबसाइट के द्वारा वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वेबसाइट कौन सी। अगर मुझे पता है कि भाई यूट्यूब की वेबसाइट तो youtube.com है, फेसबुक की वेबसाइट facebook.com है ना, या और अगर देखें तो RKCL की वेबसाइट rkcl.in है, तो वेबसाइट तो ये हैं, इन तक हम कैसे पहुंचें। उनको खोलने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, तो हम जिस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का पता भी मालूम होना चाहिए, हमें एड्रेस भी मालूम होना चाहिए, तभी हम उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि भाई मार्केट से कोई हमें सामान लेने जाना है, तो हमें पता है कि भाई कोई भी जनरल स्टोर से ये सामान मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई एड्रेस तो हो कि भाई कहाँ पे जाना पड़ेगा, कौन सी गली में, कौन से नंबर शॉप है, या शॉप के बाहर क्या नाम लिखा हुआ है उसका, है ना। ऐसा अपने उसको एड्रेस बता के जाते हैं कि भाई ऐसे तक आपने पहुँचना है। तो वही एड्रेस जो होता है वेबसाइट का, क्या बोलते हैं, एक तो जैसे हम कह रहे हैं एड्रेस, है ना, और ये जो वेबसाइट का एड्रेस होता है इसे बोलते हैं URL। क्या बोलते हैं? URL। कोई पता जो होता है वेबसाइट का किसी का, तो वो होता है URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ध्यान से इसको याद रखना। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसी का, URL की फुल फॉर्म बता दीजिए। और यू को कभी वो यूनिफॉर्म लिख देगा, कभी वो कुछ लिख देगा। ठीक है, तो आप लोकेटर की जगह लोकेशन भी लिख देगा, ये भी फर्क देखना आप, लोकेशन और लोकेटर में फर्क है। यहाँ पे क्या है, लोकेटर है, लोकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से पढ़ना। URL क्या होता है? URL किसी भी वेबसाइट का पता होता है, एड्रेस होता है। क्या होता है? URL होता है। अब URL क्या होता है, हमें कुछ इस तरीके से, अगर मैं कंप्लीट URL देखूं तो इस तरीके से लिखा होता है http://www.hsdtechhub.org/in, और फिर स्लैश में, और ऐसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे होम डॉट कुछ भी हो सकता है, HTML लिख देते हैं। चलो, मैं ऐसा एक कंप्लीट एड्रेस तो ये होता है किसी वेबसाइट का, कंप्लीट पता होता है वेबसाइट का कुछ ऐसा। तो हमें ये एड्रेस मालूम होना चाहिए, तभी हम वो वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या पार्ट आए, लेकिन आपने देखा होगा आपको सारा याद नहीं रखना पड़ता, आपको सारा याद नहीं रखना पड़ता। आप क्या करते हो, सिर्फ इतना सा याद रखते हो, बीच वाला हिस्सा बस, बाकी वाला कंप्यूटर अपने आप लगा लेता है। ठीक है, जैसे आपने बोला, हमने कहा कि भाई आप वेबसाइट कंप्यूटर पे यूट्यूब की वेबसाइट से आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, तो आपको सिर्फ इतना याद होता है कि भाई हाँ जी youtube.com वेबसाइट है ना। आपको कहा कि फेसबुक पे जाना चाहते हो, तो आप कहते हो जो उसकी तो सीधी होती है facebook.com होती है। तो हम याद सिर्फ इतना रखते हैं, लेकिन कंप्लीट एड्रेस ये होता है। ठीक है, तो फिर बाकी का क्या पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, इसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। HTTP क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। होता क्या है बताऊंगा अभी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? H से होता है हाइपर, हाइपर लिंक जैसे होता है, इसी तरीके से HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं नियम कानून। कोई भी नियम्स होते हैं, कानून होते हैं, उन्हें हमें क्या कह देते हैं? प्रोटोकॉल कह देते हैं कि ये क्या हैं? प्रोटोकॉल्स हैं। आपने सुना होगा आर्मी वगैरह सेक्शन में ऐसा होता है कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए तो इसीलिए उनको क्या रेस्टिगेट किया जाता है, उनको बर्खास्त किया जाता है, उन्होंने प्रोटोकॉल्स की अवहेलना की है। तो वो नियम कानून होते हैं प्रोटोकॉल्स। अब इंटरनेट पे भी जब कोई फाइल्स या कोई फोल्डर या कोई टेक्स्ट, कोई भी आइटम्स जो आपके स्क्रीन पर या इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर होती है एक पीसी से दूसरे पीसी में या सर्वर टू पीसी, तो उन सबको ट्रांसफर होने में क्या होता है? कुछ ना कुछ नियम्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रोटोकॉल के तहत ही वो जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कि मान के ये चलो जैसे हम सबके लिए नियम कायदे कानून बने हुए हैं, कभी समाज के कानून हैं, कभी पारिवारिक कानून हैं, कभी हमारे पास लॉ यानी कि संविधान के कानून हैं। तो सारे कानून के तहत ही हम जीवन यापन करते हैं ना, तभी तो हम मनुष्य कहलाते हैं। अगर कानून के तहत जीवन यापन नहीं करेंगे तब हम पशु के समान होते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेट पे भी वो जानकारी या इंफॉर्मेशन जब शेयर होती है तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला वेबसाइट के लिए जो प्रोटोकॉल आता है वो आता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आजकल आपने एक और देखा होगा, या मैं बता दूं आज एक और आ गया, वो लिखा होता है HTTPS, पीछे S और लग जाता है, और जो पीछे S होता है ये होता है सिक्योर का, ये होता है सिक्योर का। अब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब कल हम एक और चैप्टर भी करेंगे साइबर सिक्योरिटी वगैरह वाला, तो उसमें ये चीजें आएंगी कि पीछे अब सिक्योर क्यों लगा दिया गया, पहले तो नहीं था लेकिन अब HTTPS आ गया, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इंटरनेट पे सिक्योरिटी का ही बन चुका है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे लीक ना हो जाए, हमारी सूचना जो है वो सिक्योर रहे, है ना। क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत करते हैं, कोई कोर्स परचेज करना है तो उन्होंने भी कह दिया भी ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दो, है ना, काफी कुछ ऑनलाइन होता है पेमेंट का। तो उसमें भी क्या रहता है कि ऐसी वेबसाइट जिनके आगे HTTPS लगा हुआ है, मतलब वो वेबसाइट क्या है, वो सिक्योर हैं। उस वेबसाइट पे हम अपने जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह है वो कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहां से पता लगता है कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है कौन सी नहीं? एक तो उसके एड्रेस में क्या लगा होगा, यहाँ पे HTTPS लगा होगा। ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि ये वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। ओके, क्वेश्चन आता है किसी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो एक तो HTTPS होगा, और दूसरा जब आप इस साइट ये एड्रेस जब टाइप करते हो ना, ये एड्रेस कहां पे टाइप करोगे वेबसाइट खोलने के लिए? कहां पे टाइप करोगे? वेब ब्राउजर के अंदर करोगे, लेकिन वेब ब्राउजर के अंदर भी ऊपर एक पार्ट होता है। जैसे ये आपका पूरी स्क्रीन है और पूरा वेब ब्राउजर, तो उसके ऊपर एक बार होती है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये दो बार होती थी अलग अलग, एक बार इधर होती थी, जैसे अगर मैं ये बनाऊं ऐसे था तो एक बार तो होती थी इस साइड और एक बार होती थी इस साइड। इधर वाली बार के आगे लिखा होता था एड्रेस, यानी कि ये तो थी एड्रेस बार। क्या थी? एड्रेस बार। कि अगर आप किसी वेबसाइट का एड्रेस जानते हो तो आप इस बार में टाइप करोगे, ठीक है, और जैसे ही एंटर दबाओगे तो वेबसाइट आपकी वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। लेकिन इस तरफ होता था सर्च बॉक्स। ठीक है, अगर आपको एड्रेस नहीं मालूम लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो सर्च। ठीक है, तो आप इधर भरोगे। लेकिन आजकल क्या हो गया, गूगल क्रोम ने ये मिथ्या तोड़ दी और एक पूरा कंप्लीट ही बना दिया। वो कहते हैं इसी में लिखो जो लिखना है, बस एड्रेस लिख दोगे तो वेबसाइट में सीधा ओपन कर दूंगा। अगर पूरा एड्रेस नहीं लिखोगे तो मैं क्या करूंगा, जो भी आप कीवर्ड लिखोगे जो ढूंढना चाहते हो तो उसका मैं आपको सर्च करके बता दूंगा नीचे। तो उसका होती है एड्रेस बार। क्या लिखने के लिए? ये URL को टाइप करने के लिए वेब ब्राउजर में एक एड्रेस बार होती है, और उस एड्रेस बार पे एक तो ये शो हो जाता है HTTPS, एक यहां पे उसके आगे क्या ऐसे लॉक का निशान आ जाता है, लॉक का आइकन आ जाता है जब आप गूगल क्रोम में वेबसाइट को ओपन करोगे। तो कौन सी वेबसाइट्स पे, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पे ये आइकन बनता है जो सिक्योर होती हैं? एक तो HTTPS से हमें पता चल जाएगा सिक्योर है, और एक ये लॉक बना होगा, इसको बोलते हैं पैडलॉक। बस ये क्वेश्चन आपके पेपर के RSCT के अंदर आया हुआ था कि किससे पता लगता है सिक्योर है? एक तो पैडलॉक का आइकन होगा एड्रेस बार पे, और दूसरा HTTPS लगा होगा, बस तो वेबसाइट सिक्योर है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हमने पढ़ा ही था, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये मेन डोमेन होता है, और ये वाला होता है डोमेन नेम। जो ये होता है ये अलग अलग होता है सभी का ही भाई, डोमेन नेम होता है। ठीक है, जैसे HSD टेक हब लिखा, यूट्यूब है, फेसबुक है,
इस तरीके से और भी वेबसाइट लो तो उन सबका ये जो वाला नाम होता है, ये होता है डोमेन नेम। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ये यूजर जो वेबसाइट बनवाना चाहता है ये वो खुद डिसाइड करता है। वो क्या करता है? खुद डिसाइड करता है कि मैंने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना है। ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए, लेकिन पहले से वो उपलब्ध, पहले से कोई साइट पहले उस नेम से बनी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहले से बनी हुई होगी तो फिर वो वेबसाइट हमें नहीं बनेगी। अब एक youtube.com के नाम से ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, अब आप कहो जी हमने खुद की भी एक वेबसाइट बनानी है, उसको भी हमने youtube.com रखना है, तो आप नहीं रख पाओगे क्योंकि वो पहले से वेबसाइट बनी हुई है। हाँ, और रख सकते हो YouTube कुछ और, पीछे कुछ और लगा दिया, और YouTube के आगे youtubevideo.com ऐसे कर दो, तो ऐसे कैसे भी कर सकते हो, लेकिन सेम नाम नहीं हो सकता। तो डोमेन नेम होता है। और ये वाले जो पीछे होते हैं .in, जैसे मैंने लिखा .in, पर आपने तो .com ज्यादा सुना होगा, है ना, .com। इसी तरीके से .net भी होते हैं, इसी तरीके से .org भी होता है, इसी तरीके से .gov.in भी होता है, इसी तरीके से .nic.in भी है, और इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो ये जो होते हैं पार्ट, इनको बोलते हैं डोमेन कोड्स। क्या होते हैं? डोमेन कोड। वो तो हो गया डोमेन नेम, और ये हो गई डोमेन कोड, यानी कुछ कोड हैं। ये कोड से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, ये कोड वर्ड है, ये मान लेते हैं अपने। तो इन कोड होता है किसके लिए? कि ये इंडिया की वेबसाइट है। ये वेबसाइट कहाँ की है? इंडिया की है। .com होता है, ये कमर्शियल है, कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक वेबसाइट है। तो कमर्शियल वेबसाइट के लिए वेबसाइट के पीछे क्या लगा होगा? .com लगा होगा। और अगर कोई नेटवर्क वाली वेबसाइट है, नेटवर्क वाली, नेटवर्किंग वाली, ऐसा कुछ, तो फिर .net लगा होगा पीछे। और .org लगा है तो मतलब ये किसकी है? ऑर्गेनाइजेशन की है, किसी संगठन की, किसी संस्था की, उसकी वेबसाइट है, और .org पीछे है। तो gov.in है, और इन इंडिया के लिए, और gov गवर्नमेंट के लिए है, कि इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.in। जैसे हमारे राजस्थान की है rajasthan.gov.in, तो उसमें राजस्थान पे, उस वेबसाइट पे जाओगे तो राजस्थान के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर RPSC है जो बड़े बड़े एग्जाम्स करवाती है कंपटीशन के राजस्थान में, तो उनका वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, क्योंकि RPSC है पहले, और किसकी संस्था है? राजस्थान के, तो पीछे राजस्थान भी लगा हुआ है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट संस्था है तो गवर्नमेंट.in लगा हुआ है। इसी तरीके से अधीनस्थ बोर्ड, जैसे कर्मचारी चयन आयोग हम कह देते हैं, जो भी CET वगैरह के एग्जाम ले रहे हैं, उनकी है rssmb.rajasthan.gov.in। हमारी SSO साइट जहां से हम फॉर्म भरते हैं तो sso.rajasthan.gov.in। ये सारी क्या है? वेबसाइट्स हैं, उनके एड्रेस हैं, और ये होते हैं डोमेन कोड्स। और .nic.in है, ये जो इंडियन गवर्नमेंट जो लगभग वेबसाइट्स बनाती हैं, तो उनकी संस्था है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो nic.in उनकी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे india.nic.in, ये अपने भारत की वेबसाइट है। तो ये कुछ रहते हैं पीछे डोमेन कोड्स। तो हमें एक URL में प्रोटोकॉल के बारे में पता लग गया, मेन डोमेन के बारे में पता लग गया, डोमेन नेम के बारे में पता लग गया, डोमेन कोड्स के बारे में पता लग गया। और जब ये पीछे लगा होता है स्लैश के बारे में, जैसे home.html, ये .html जो कुछ है, ये आपने पढ़ा होगा, .docx भी ऐसे होता है, .xlsx भी होता है, तो ये होती है एक्सटेंशन। तो ये तो क्या है? एक्सटेंशन है, जिससे क्या पता लगता है? जिससे ये पता लगता है कि आपकी फाइल है कौन से प्रोग्राम की एक्चुअली। अगर .docx पीछे लगा होगा तो मतलब ये फाइल बनाई गई है वर्ड के अंदर। अगर पीछे .xls लगा होगा तो ये फाइल किसके अंदर बनाई गई है? एक्सेल के अंदर। और अगर पीछे .txt लगा हो तो ये फाइल बनाई गई है नोटपैड के अंदर। अगर .bmp हो तो ये पेंट के अंदर बनाई हो सकती है। तो ये रहते हैं डोमेन को एक्सटेंशन, ये होती हैं एक्सटेंशन। तो अगर किसी फाइल के पीछे एक्सटेंशन लगी हुई है तो हमें ये क्लियर पता लग जाता है कि ये हमारी फाइल है जिसके पीछे एक्सटेंशन है, कोई ना कोई फाइल है। फोल्डर के नेम के पीछे एक्सटेंशन नहीं होती। जैसे हमने कल भी बताया था ना आपको, डी कॉलन्स फिर डैश, अलग अलग फाइल फोल्डर बनाए थे, डायरेक्ट मुख्य डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, इस तरीके से। तो इससे फाइल, यानी ये फाइल का नाम है, मतलब जब हम ये एड्रेस भरेंगे तो हमारे स्क्रीन के सामने पहला पेज जो आएगा वो कौन सा आएगा? कोई तो फाइल हमारे सामने ओपन होगी ना जब हम वेबसाइट भरेंगे, तो जो पहला आएगा वही इसका नाम होता है, फाइल नेम। ठीक है, जो फाइल आपके सामने या जो पेज आपके सामने ओपन होता है उस पेज का नाम होता है लास्ट में। ठीक है, अब हमने कहा जी पेज ओपन होता है। अगर मान लो मैं ये लिखूं ही ना, मैं तो सीधा इतना एड्रेस टाइप करूं, बस www.hsdtechhub.in, बस इतना लिखूंगा और वेबसाइट ओपन होगी, ओपन जरूर होगी और पेज भी खुलेगा आपके सामने। तो जो पहला पेज आपके सामने आएगा ऐसा, तो उसको बोलते हैं होम पेज। इसे क्या बोलते हैं?
होम पेज। तो वेबसाइट में अगर पूछ ले होम पेज क्या होता है, कि वेबसाइट का सर सबसे पहला जो फ्रंट में पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। जैसे बुक के अंदर सबसे पहला बुक वाला पेज होता है हमारा, है ना, उसके अंदर तो बहुत सारे पेज हैं। तो इसी तरीके से पहला पेज तो आपका होम पेज कहलाएगा, और बाकी जितने भी पेज होंगे वो सारे होम पेज के साथ क्या होंगे, लिंक होंगे। होम पेज के साथ क्या होंगे, लिंक होंगे, कि आपको और आगे पेजेस तक जाना है तो आप आगे लिंक पे क्लिक कर करके आगे जा सकते हो, ठीक है। और जैसे ही हम वेब को ब्राउजिंग करते हैं, हम जब बात कर रहे हैं वेब ब्राउजर की, जैसे ये रहा, अब मैंने एड्रेस भरा, मेरे सामने वेबसाइट आ गई, वहां पे लिखा है फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें, सिलेबस की जानकारी के लिए क्लिक करें, ठीक है, कोर्सेज की जानकारी के लिए क्लिक करें, ठीक है। इस तरीके से कई सारे ऑप्शन हैं। अब मैंने इसी एक पे क्लिक कर दिया तो मेरा वो वाला पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं वापस इसी होम पेज पे आना चाहता हूं तो मैं बैक बटन दबाऊंगा। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर के अंदर एक बैक का होता है बटन, एक फॉरवर्ड का होता है, और एक हमारे पास बटन होता है रिफ्रेश का। एक हमारे पास बटन होता है रिफ्रेश, और रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। और ये रिफ्रेश हम इंटरनेट यूज करते हुए वेब ब्राउजर के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। कभी साइट पेज ढंग से ओपन नहीं हुआ, ढंग से खुला नहीं, तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं कि नहीं दोबारा लेके आ साइट को, तो इसीलिए करना पड़ता है। तो एक बैक बटन यानी कि पिछले पेज पे वापस जाने के लिए, फॉरवर्ड बटन जो पहले अभी खोला था उसी पेज पे दोबारा आगे जाने के लिए, और रिफ्रेश बटन। और एक क्लोज का होता है कि आप वेबसाइट ओपन नहीं करना चाहते, आप जो प्रोसेस हो रहा है पीछे उसको बंद करना चाहते हो। जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी youtube.com और एंटर दबाया, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, ठीक है, कि भाई इस बंदे ने इस कंप्यूटर पे यूट्यूब खोलने के लिए बोला है। तो यूट्यूब के पास रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट का जो डेटा था, फाइलें थी, टेक्स्ट था, वो आपके फोन पे या पीसी पे भेजना चालू कर दिया, जिसे हम कहते हैं कि लोड हो रही है अभी साइट, अभी तो लोड हो रही है ना। तो जब वो लोड हो रही है, अगर आप बीच में उसको बंद करना चाहते हो कि नहीं यार ये नहीं खोलनी, तो आप क्लोज दबा सकते हो, तो सीधा वो प्रोसेस कट जाएगा, वहीं पे जितना पेज खुला उतना रह जाएगा, बाकी कट जाएगा। चलिए ये कोई ऐसे कॉमन सी बात है। रिफ्रेश के बारे में क्वेश्चन आता है बस। अब ये देखो, जैसे ये youtube.com है, कईयों का तो हमारे मुंह पे नाम पे ही चढ़ गया है ना दिमाग के अंदर, facebook.com, youtube.com, google.com, सबको ही पता है google.com होती है ना, चाहे वो कंप्यूटर को जानता है कि नहीं जानता, लेकिन फिर भी google.com जानता है वो, है ना। जैसे और भी कोई वेबसाइट्स होती है ना, booking.com, आपने एड्रेस टीवी पे ऐड देखी होगी ना, होटल को बुक करने वाला, ये कल booking.com, तो कई सारी हैं। अब ये जो नाम रखे जाते हैं ना ऐसे, जैसे मैंने रखा है hsdtechhub.in, जो डोमेन नेम रखे हैं ये हम अपनी मर्जी से रखते हैं, और ये हमें आसानी से याद रहें इसीलिए रखते हैं, है ना। अब मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं उत्कर्ष.com, और वेबसाइट मेरे इंस्टीट्यूट की है, तो क्या मैं उत्कर्ष बन जाऊंगा, ये तो भ्रामक हो गया ना। तो जो मेरा नाम है मैं उसी के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूट के नाम के अकॉर्डिंग ही मैं नेम डिसाइड करता हूं, ताकि उस बंदे को मेरी वेबसाइट याद रखने भी आसान रहे, है ना, और सीधा देखने से पता लग जाए। जैसे इसमें थोड़ी सी ना एक कंफ्यूजन हो गई है अपने एप्लीकेशन पे। जैसे आप इंस्टीट्यूट का नाम तो पढ़ते हो कि HSD टेक हब है, और आप प्ले स्टोर पे हो सकता है कईयों ने HSD टेक हब भी सर्च किया हो, तो वहां पे HSD टेक हब के नाम से भी एप्लीकेशन पड़ी है, लेकिन वो हमारी नहीं है, वो किसी की डुप्लीकेट की हुई है। लोगो भी हमारा है, सब कुछ है, लो नहीं है, इसलिए हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम फिर क्या रखा, एजू ऐप रखा है। HSD तो है ही आगे, एजू मतलब एजुकेशन से, और ऐप रखा है ये नाम थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो गया। कहते यार सेंटर का नाम HSD टेक हब था, अगर किसी को अपनी एप्लीकेशन का नेम नहीं पता, लेकिन फिर भी उसको बोलेंगे प्ले स्टोर पे जाओ, वो तो फिर HSD टेक हब ही सर्च करेगा ना। जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है वो हमारा HSD टेक हब ही है, आप सेंटर का नाम जो है वही सेम नाम हमारा यूट्यूब चैनल का है, तो आप यूट्यूब पे सीधा सर्च करोगे तो आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए डोमेन नेम जो होते हैं ना, ये होते हैं हमें याद रहें, इसीलिए ये रखते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर नेम्स वगैरह को नहीं समझता, कंप्यूटर नेम्स वगैरह को नहीं समझता। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कंप्यूटर तो इंग्लिश भी नहीं समझता, तो कंप्यूटर ने हिंदी पंजाबी तो बात की बात है, कंप्यूटर तो इंग्लिश भी नहीं समझता, लेकिन हम तो सारा काम करते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है। और ये नाम कंप्यूटर को नहीं पता है HSD टेक हब क्या है क्या नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है और हमने छोड़ दिया, और ये जो लिखते हैं और हमारी साइट खुल जाती है। तो मतलब इसके पीछे कुछ बैक एंड प्रोसेस रहता है। एक्चुअल में कंप्यूटर तो डिजिटल है, कंप्यूटर तो काम किस में करेगा, डिजिट्स में करेगा, कंप्यूटर डिजिट्स में करेगा। तो जो सर्वर हम कहते हैं ना हमारा, जहां पे फाइलें होती हैं या वेबसाइट जहां पे पड़ी होती हैं। अच्छा, एक वर्ड भी आपने सुना होगा, आप अगर चाहते हो कि भाई आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे ब्लॉग्स हो, कई टाइप की होती हैं वेबसाइट, तो उसको बनाने के लिए आप ये कहोगे कि आपको उसको कहां पे डालना पड़ेगा, सर्वर पे डालना पड़ेगा। एक तो वेबसाइट को कहां पे रखना पड़ेगा,
सर्वर पे, और दूसरा उसका कोई ना कोई एड्रेस भी देना पड़ेगा। उसी एड्रेस को बोलते हैं डोमेन नेम, कि हमें डोमेन नेम भी लेना पड़ेगा एक तो उसका एड्रेस, और दूसरा उसको सर्वर पे रखना पड़ेगा जो हमारी वेबसाइट है ना। मान लो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ही अपने 10-15 वीडियोस, क्लासेस के जितने वीडियोस मैं अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर रखूं। मैं नहीं चाहता कि इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरी खुद की वेबसाइट हो और उसी पे ये मैं डालूं। तो मेरी वेबसाइट को मुझे कहां पे डालना पड़ेगा? सर्वर पे डालना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं होस्टिंग। क्या बोलते हैं? होस्टिंग। वेबसाइट को होस्ट करना। वेबसाइट को होस्ट करने का मतलब यह है कि आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसको आप सर्वर में सेव करोगे, ठीक है, और फिर उसको लिंक किससे करोगे? डोमेन नेम से, जिससे कि आप वो डोमेन नेम भरो और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। कहां पे करेंगे? सर्वर पे। और वेबसाइट को सर्वर पे भेजना या सर्वर पे सेव करना या नई वेबसाइट क्रिएट करना, उसको बोलते हैं होस्ट करना, और प्रोसेस को बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। तो यानी कि ये मान के चलो कि एक वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो एक तो आपको होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग का मतलब होता है सर्वर पे एक स्पेस चाहिए आपको, जहां पे आप अपनी फाइलों को रखोगे। सर्वर पे स्पेस चाहिए, तो फिर सर्वर पे हमें वो चाहिए होता है स्पेस, उसको बोलते हैं होस्टिंग। और एक चाहिए होता है डोमेन, यानी कि एड्रेस के लिए, जिससे वो खोलेंगे। तो दो चीजें चाहिए होती हैं जब आप नई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। और आगे आ जाओ। अब हमने कहा कि ये नाम तो हम रखते हैं, कंप्यूटर इसको नहीं समझता, तो कंप्यूटर डिजिट्स में होता है। तो कंप्यूटर सर्वर पे जो भी फाइल पड़ी हुई है, जो फाइल है, जो पेज है, जो वेबसाइट है, किसी भी प्रकार की फाइल, पेज, वेबसाइट जो सर्वर पे हैं। अब ये सर्वर क्या है सबको पता है ना, कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। है तो वो कंप्यूटर ही, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जो इंटरनेट से सबके साथ कनेक्ट है, और वो हमेशा ऑन रहता है पूरे 24/7, है ना। ये नहीं कि वो कभी बंद नहीं होता। अगर किसी दिन बंद हो गया तो वो वेबसाइट खुलेगी नहीं आपसे। आपने कई बार देखा होगा, हमें कहते हैं कि वेबसाइट नहीं खुल रही जी, इसका मतलब उसके सर्वर में कोई कनेक्शन उनमें से आपस में कट गया, या तो सर्वर बंद हो गया या बीच में से कनेक्शन कट गया, तभी साइट नहीं खुलती। कभी कहते हैं साइट बंद आ रही है, बंद इसलिए आती है, ठीक है। और जब उससे कनेक्शन फिर से बन जाता है तो फिर साइट फिर से खुलने लग जाती है। कई बार अपने कहते हैं वो सेम प्रोसेस, पता क्या है? सेम प्रोसेस। आप एग्जांपल लेते हो आसानी सा, जैसे हमारा वाटर वर्क्स और घर पे नल वाली टंकी वाला पानी है। अब नल तो मेरे पास है, पानी कब आएगा? जब अगर पीछे से वो छोड़ेंगे। तो अगर पीछे से सही कनेक्शन बना हुआ है, टंकी में पानी है, तो जैसे मैं नल छोड़ूंगा तो पानी आता रहेगा, है ना। अगर जैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे साइट नहीं खोले, तो मैं टूटी को बंद कर दूंगा। लेकिन पीछे से तो कभी भी मैं ले सकता हूं, लेकिन अगर पीछे से ही बंद कर दिया उन्होंने, पीछे से ही कनेक्शन तोड़ दिया, तो फिर मैं कितनी भी नल बदल के देख लूं तब पानी नहीं आएगा। तो सेम वही चीज रहता है कि सर्वर हमारा है पानी वाली टंकी, और बाकी वेबसाइट जो हमारे क्लाइंट जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लाइंट, जो हमारे पीसी हैं, ये अलग अलग नल हैं, ठीक है। जो भी नल पे यूज करोगे तो पानी आ जाएगा। उसी तरीके जिस पीसी पे चलाओगे तो आप वेबसाइट वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन सर्वर तो पीछे सेंटर में एक मेन मुख्य रूप से पीसी होता है, जहां पे सारी चीजें होस्ट होती हैं, ठीक है। ये समझता है नंबर्स, डिजिट समझता है। तो किसी भी फाइल, किसी भी पेज और किसी भी वेबसाइट का एड्रेस कैसा होता है, इसकी नजर में ऐसा होता है 192, 168, 1201, ऐसा। यानी कि 3 डिजिट तो यहां पे आएंगे, इसमें ऐसे भी आ सकता है 192, 168, 121, 162, इस तरीके से भी हो सकता है। 3 में 4 हिस्से होते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। इस तरीके से अगर कोई डिजिट्स आपको कभी कंप्यूटर की बुक में लिखे मिल जाएं या आपको कहीं भी मिल जाएं, ये होता है आईपी एड्रेस। ये क्या होता है? आईपी एड्रेस। आईपी का मतलब अब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर तो इनको समझता है, कंप्यूटर को ये नंबर ध्यान है बस। हर फाइल, कंप्यूटर पे जो भी फाइल है, सर्वर के ऊपर कोई वेबसाइट है, कोई भी पेज है, उन सब का ये अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक है। इवन कंप्यूटर के साथ जो मोबाइल या कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट है ना कंप्यूटर के साथ, तो उसका भी खुद का एक एड्रेस होता है इंटरनेट पे, उसका भी खुद का एक पता होता है इंटरनेट पे। जैसे आपने कहा कि सर ऐसा है कि मेरे को इसकी सूचना दे देना, मैंने कहा सूचना कैसे दूं? कि मेरा नंबर नोट कर लो जी, मेरे नंबर को कॉल कर देना। तो आपका भी खुद का एक पर्सनल सूचना देने के लिए नंबर है ना। उसी तरीके से हर पीसी, अब हमने ये कहा, मैंने पहले बोला ना कि आप कंप्यूटर से जब वेबसाइट भरते हो, आप टाइप करते हो, तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है ऊपर कि भाई इस बंदे ने, किस बंदे ने, सर्वर को क्या पता कि किस पीसी ने मांगा है मेरे से यूट्यूब को खोलने का, है ना। मैंने अपने फ़ोन से
वीडियो सर्च किया, अब वीडियो की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर, वहां से ढूंढ के वो वीडियो मेरे फोन पे आएगा, लेकिन वो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसको क्या पता कि किसकी रिक्वेस्ट आई है और कौन से फोन पे हमें भेजना है। तो इसका मतलब जो इंटरनेट से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनका खुद का भी एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ऐसे नहीं कि सर्च तो वीडियो मैंने किया, चल आपके फोन पे गया, ऐसा कुछ हो सकता है। एक पीसी पे मैंने चलाया, तीसरे फोन पे वीडियो चलने लग गया अपने आप ही, मैंने कहा ये क्या होगा, अभी रिक्वेस्ट तो मैंने की थी, उस पर कैसे चल गया। तो इसीलिए इंटरनेट से या नेटवर्क से, नेटवर्क भी हमने कल पढ़ के गए थे, अगर नेटवर्क पे 10 पीसी आपस में कनेक्टेड हैं तो उन 10 पीसी का अलग अलग खुद का एड्रेस होता है कि किस पीसी ने फाइल को मांगा है, हमें किस पीसी के पास भेजना है, तो वो किसके द्वारा भेजते हैं, उसी एड्रेस के द्वारा भेजते हैं। समझ आ गई बात। हर डिवाइस का, हर पेज का, हर चीज का खुद का एक एड्रेस होगा और वही एड्रेस होता है हमारा आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम हर एक वेबसाइट का, हर एक पेज का, हर एक फाइल का अलग अलग नंबर्स थोड़े याद रखेंगे, हमें तो याद नहीं रहेंगे। हमें तो आजकल 5-7 के अलावा मोबाइल नंबर नहीं याद रहते किसी के, है ना, हम तो वो भी बस फोन के अंदर ही सेव करके रखते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा बीच में सिस्टम बिठा दिया था, वो कहता है कि यार हमें तो ये याद रखना आसान है, मुझे नहीं पता ऐसे नंबर्स क्या हैं यूट्यूब के, मेरे को ये नहीं पता, मेरे को इतना पता है मैं तो youtube.com जानता हूं। तो फिर क्या करते हैं, एक ऐसा बीच में सिस्टम आता है जिसे बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ऐसा सिस्टम आता है डीएनएस। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। ये क्या करता है? इस चीज को इसके साथ लिंक करता है। बस डीएनएस सिस्टम क्या करता है? आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के साथ लिंक करता है कि अगर मैंने ये भरा तो ये कंप्यूटर को क्या बताएगा कि ये मांगा है उसने, कंप्यूटर को ये बता देगा, वो इसको आपस में जोड़ता है। क्या वो जोड़ता है? डीएनएस सिस्टम। ठीक है। अब हमारे सामने बिजली वाला बोर्ड है, 5-10 प्लग उसके अंदर लगे हुए हैं, हम कौन सा बटन दबाएं कि फैन ऑन हो जाएगा? ये तो करने वाले ने पीछे से, डीएनएस ने पीछे से कनेक्शन कर दिए हैं। बाद में हमें ध्यान में रहता है कि भाई ये वाला बटन है, उसको दबाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, उसको दबाएंगे तो फैन आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें से जो जो एड्रेस भरोगे, कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, ये लिंक की जाती है इस आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम के साथ। तो ये करता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा आ सकता है? दोनों तरीके से आ सकता है। अगर पूछे कि ये आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है डोमेन नेम में, तो ठीक है, ये भी बात सही है। अगर बोले डोमेन को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, तो ये भी बात सही है। दोनों तरीके से, दोनों ही काम करता है ये आपस में। समझ आ गई बात को? तो ये मॉडर्न एक अलग चीज थी, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम की। तो ये हमारे पास वेबसाइट का पूरे एड्रेस का कंप्लीट क्या होता है, और इस तरीके से कोई होते हैं तो इनको आईपी एड्रेस बोला जाता है। वैसे आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आईपी वर्जन 4 होता है, IPv4। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये इसी के दिए हैं। एक होता है आजकल आया है IP वर्जन 6 आया है, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, उसमें हेक्साडेसिमल में होता है वो IP वर्जन 6। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई दुनिया में इतने डिवाइसेस हो गए, इतने पीसी हो गए, नेटवर्क पे इतनी फाइलें हो गई कि भाई ये तो कम पढ़ने लग गए, इसके कॉम्बिनेशन कम पढ़ने लग गए। तो फिर वो IP वर्जन 6 आजकल आ गया है नया, उसके अंदर और भी बड़ी संख्या में डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर आपने देखा होगा, सबसे पहले 9 से स्टार्ट होने वाले नंबर आते थे, फिर जब 9 वाली सीरीज पूरी हो गई, जैसे 98, 99 स्टार्टिंग में, फिर 8 पे आ गए वो, 88 है ना, 89, 81 मोबाइल नंबर देखा होगा। फिर 7 वाले पे आ गए, भाई ये भी कंप्लीट हो गए, फिर 7 से स्टार्ट होने लग गए, फिर 6 से स्टार्ट होने लग गए कि जियो के फ़ोन आए थे 63 कुछ समथिंग। तो इस तरीके से ये भी क्या कर रहे हैं, अपना सिस्टम बदल रहे हैं जब डिवाइसेस सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो समझ गए कहानी? आईपी एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, URL क्या होता है, ये पैडलॉक क्या होता है, सर्वर क्या है, और डीएनएस क्या है, ये सारी चीज़ें होप सो समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, कोई भी एग्जाम आ जाए दुनिया के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड, सब में इसी से क्वेश्चन आते हैं। एक तो था वेबसाइट, अभी हमने पढ़ा है ना। एक आपने ओल्ड वर्ड सुना होगा, ईमेल। क्या सुना होगा? ईमेल, इंटरनेट और ईमेल। तो ये वाला पोर्शन हमने कब खत्म कर लिया। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर आप किसी को संदेश भेजते हो तो वो उसको बोल सकते हैं आपने ईमेल करना होता है। ठीक है। ये पहले बहुत ज़्यादा इनका पढ़ना होता था, आजकल तो ये नॉर्मल सी बात हो गई, छोटे छोटे बच्चों को पता है क्या ईमेल और क्या व्हाट्सएप है क्या नहीं। अब का तो संदेश भेजना है
पहले होते थे चिट्ठी पत्र भेजने, तो चिट्ठियां भेजते भी थे लोग, है ना। आप अपने मम्मी पापा से, उनसे भी बड़े दादा दादी से पूछिए, चिट्ठी पत्र तब आते ही आते थे रिश्तेदारों को, ठीक है। लेकिन आजकल तो वो जमाना गया नहीं, आजकल ऑफिशियली भी क्या हो गया, तो भी लेटर नहीं आते। हाँ, कोई बैंकिंग फील्ड्स में ऐसा हो सकता है, कुछ किसी में कि आपको घर पे लेटर आता हो, है ना। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में घर पे ऑफिशियल लेटर आते हैं, अदरवाइज तो लेटर का काम खत्म हो चुका है ना। लेकिन ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक जो नॉर्मल लेटर चिट्ठी पत्र होते थे, उसको बजाय क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अगर आप कंप्यूटर को यूज करके किसी को मेल भेजते हो तो आपको क्या सेवाएं यूज लेनी होती हैं, ईमेल लेनी होती हैं। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो सुना है जीमेल, आपने तो जीमेल सुना है ना, ईमेल भी सुना था क्या आपने? तो जीमेल भी सुना हुआ है, दोनों में फर्क क्या है? जीमेल ऐप है और इसके अंदर है जो मेल करना है वो हाँ ठीक है, चलो ऐसा भी ठीक है, ओके। यानी कि जीमेल क्या है, ये गूगल कंपनी का है, ये गूगल कंपनी अपनी फैसिलिटी दे रखी है ना। जैसे एक तो हो गया कार और एक हो गया मारुति, है ना। मतलब कार तो कार है, नॉर्मल कोई भी हो सकती है, वो हुंडई की भी हो सकती है, मारुति की भी हो सकती है, वो अपने किसी भी कंपनी की हो सकती है ना, टाटा का भी हो सकती है। लेकिन मारुति बोल दिया तो मतलब मारुति कंपनी की गाड़ी स्पेशल, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता होता हूँ, एक तो हम कहते हैं कि हमें पेस्ट करनी है सुबह उठ के, एक आप कहते तो कोलगेट करनी है। अब कोलगेट तो कंपनी का नाम है जो पेस्ट बनाती थी, आप कर रहे हो पतंजलि बोल रहे हो, कोलगेट कहाँ पे पड़ी है? आप कर रहे हो पेप्सोडेंट बोल रहे हो, कोलगेट कहाँ पे पड़ी है? कुछ चीजें ना वो वैसे याद रह जाती है ना। हाँ, मैगी भी, मैगी है तो ना, तो वो कंपनी है मैगी जिसने बनाए थे, वैसे तो नूडल्स होते हैं वो। अब वो आप चाहे वो कोई भी देसी कंपनी का लो, चाहे पतंजलि का आटा नूडल ही खा रहे हो, बोलोगे तो क्या मैगी बनाना है ना। तो ये क्या कुछ चीजें क्या है उस नाम से पॉपुलर हो जाती हैं। तो है तो वो ईमेल, लेकिन गूगल कंपनी हमें सबसे बड़ी ऐसी दे रही है, तो उसको हमने बोल दिया गूगल मेल। गूगल मेल से पहले जो मोस्ट पॉपुलर मेल थी वो थी याहू मेल, याहू मेल, ठीक है। इसके साथ एक और आती थी रेडिफ मेल, क्या आती थी? रेडिफ मेल। आजकल तो गवर्नमेंट की भी आती है, हमारी राजमेल भी आती है, बट ठीक है, उसके पीछे जैसे लिखा हुआ है ना पीछे gmail.com, वैसे लगा होता है राजस्थान.com या भारत.com, ऐसे आप लगा सकते हो। अच्छा, ईमेल भी किसी को अगर करनी हो, मान लो मैंने किसी को ईमेल भेजना है, तो मुझे उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, मुझे उसका पता होना चाहिए, तभी तो हम भेज पाएंगे। तो ईमेल एड्रेस कैसे होता है, जैसे हमारा इसका है hsdtechhub@gmail.com। खैर ये आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताया हुआ है ना, प्रैक्टिकल के अंदर करवा दिया है, जो जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, कि ऐसा होता है। और @ एक वर्ड बीच में आता है, ये निशानी है ईमेल एड्रेस की। अगर ये लगा हुआ है तो मतलब आपका ये क्या है, ईमेल एड्रेस है। लेकिन वेबसाइट में कभी भी ये सिंबल्स नहीं लगते, वेबसाइट में कोई भी सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स नहीं होते, अल्फा न्यूमेरिक तरीके से एड्रेस होता है वेबसाइट का, और स्पेस भी नहीं होता, ना ही स्पेस इसके अंदर होता है। लेकिन @ होता है, यही ये डिफाइन करता है कि आपका ये क्या है, ईमेल एड्रेस है। @ के पहले वाला तो आप डिसाइड करते हो, नेम कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन बशर्ते वो पहले किसी का बना हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। और इसके पीछे जो नेम होता है ये डोमेन्स होता है, यानी कि जो कंपनी है वो कौन सी है उसका डिसाइड किया हुआ होता है। गूगल ने डिसाइड किया है अपना gmail.com, याहू का होता था ymail या yahoomail.com। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट भी तो यूज कर अपने सर्विस प्रोवाइड करवाती है इसकी, माइक्रोसॉफ्ट भी, इसका है विंडोज लाइव मेल, विंडोज लाइव मेल के नाम से। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी ये फैसिलिटी देती है। एक्चुअल में है क्या, जैसे मान लो कि कोई कुरियर वाला है, कुरियर वाला क्या करता है, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और इन्होंने क्या करना है, हमारे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने कंपनी खोली कि भाई मेरे तो इस नाम से कुरियर है, मेरे तो HSD कुरियर्स के नाम से है, अगर आप मेरे से ये सेवाएं लोगे तो मैं आपको बढ़िया पार्सल आपको है बहुत जल्दी ही आपका पार्सल वहां तक डिलीवर कर दूंगा। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं जो हमें वो सेवाएं दे रही हैं। एक्चुअल में इनको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। तो यानी कि इसका गूगल वाला क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है गूगल। तो और इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये देता है लाइव मेल, याहू वाले देते हैं याहू मेल, रेडिफ वाले देते हैं रेडिफ मेल। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं मेल्स के, ठीक है। पेपर के अंदर कई बार 4 ऑप्शंस में आ सकते हैं कौन से जीमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो याहू, रेडिफ, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सारे ही हैं। इवन और भी कंपनीज कई हैं, एप्पल वाला भी देता है अपनी आईडी वगैरह ना, ऐसा। चलो ये हो गया। अब इसके लिए हमें एक तो ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, और जब आप किसी मेल को आप कंपोज करते हो, भेजनी होती है, तो क्या करना होता है,
कंपोज करना होता है, आपको पता ही है। कंपोज करने के लिए एक तो टू वाला सेक्शन होता है जहां पे आप इस एड्रेस को भरते हो, एक होता है सब्जेक्ट का और एक होता है CC/BCC, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी हमें देना जरूरी होता है कि आप किस विषय से मेल भेजते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और CC/BCC में अगर किसी को सेम मेल आप किसी को कॉपी के रूप में भेजना चाहते हो तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। CC में अगर दोगे और CC और BCC में फर्क पूछ सकता है, वो क्या होता है? CC और BCC में ये फर्क होता है कि अगर किसी के एड्रेस आप CC वालों में डाल देते हो तो सबको पता चल जाता है कि भाई मेरे साथ साथ ये 10 लोगों को और मेल किया इसने, ठीक है। अगर मान लो कोई कंपनी आपको मेल करती है कि स्पेशल ऑफर ओनली फॉर यू, आपके कोर्स की फीस 3350 की बजाय कितनी है? 1500, ठीक है। और आपने कहा स्पेशल मेरे लिए, मैं तो बहुत लकी हूं, लेकिन आपने देखा CC में 50 लोगों के नाम एड्रेस आ गए नीचे। CC में नीचे क्या लिखा होगा? 50 लोगों के एड्रेस आपको शो हो गए, यानी कि वो आप नहीं, आपके साथ 50 लोगों को और उसने मेल भेजी है। ये किससे पता चल जाता है? अगर भेजने वाला CC में लिख देता है, लेकिन अगर वही एड्रेस सेम मेल किसी को भेज रहे हो, अगर वो BCC में दे देता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तब उस पर्सन को डिटेल शो नहीं होती कि आपके अलावा भी और किन किन को मेल्स की गई हैं। बस यही होता है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में फर्क। मेल्स हो गया, ये चीज हो गई। मेल के साथ हम फाइल्स भी अटैच करके भेजते हैं आजकल, है ना। मेन तो मेल करते ही फाइल ट्रांसफर करने के लिए, किसी को फाइल भेजनी हो तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। फाइल्स को अटैच करना क्या होता है? वो अटैचमेंट्स। और ये अटैचमेंट जीमेल के अंदर अगर हम बात करें, जीमेल के अंदर मैक्सिमम 25 MB की फाइल आप वन टाइम में भेज सकते हो। एक मेल के साथ कितने MB तक की फाइलें? 25 MB तक की फाइल्स आप भेज सकते हो। उसके अलावा और भेजनी है तो आपको नई मेल करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई फाइल ही आपकी 100 MB की है तो वो फिर जीमेल के थ्रू नहीं जाएगी। वो किसके थ्रू नहीं जाएगी? जीमेल के थ्रू नहीं जाएगी। उसका तरीका बताऊंगा आगे। आगे क्या भी बता देते हैं। अब ये तो था मेल वाला सिस्टम, हो गई कहानी खत्म। अब हमने बात की थी ना सर्वर की, और वेबसाइट्स की बात हो गई, होस्टिंग की बात हो गई, ईमेल्स की बात हो गई। ऐसा ही ना आजकल एक और नाम सुना होगा आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड स्टोरेज भी, क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसमें से एक वर्ड आता है क्लाउड स्टोरेज। तो ये क्लाउड जब भी वर्ड आए, क्लाउड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सर्वर या इंटरनेट की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? सर्वर या इंटरनेट की बात कर रहा है। क्लाउड स्टोरेज, स्टोरेज में तो स्टोरेज है, स्टोरेज तो हमारी हार्ड डिस्क भी थी, स्टोरेज तो हमारी CD भी थी, स्टोरेज तो हमारी पेन ड्राइव भी है, स्टोरेज तो हमारी मेमोरी कार्ड भी था। लेकिन ये क्लाउड स्टोरेज ही क्यों? क्लाउड स्टोरेज का मतलब है ये किस तरह की स्टोरेज है कि जो फाइलें ये किस में सेव रहेंगी? ये फाइलें आपकी सर्वर पे सेव रहेंगी, कि आपको जगह मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? सर्वर में मिल जाएगी। तो यानी कि आपके पास पेन ड्राइव में कोई फाइलें थी, या आपके कंप्यूटर में यहाँ पे आप फाइलें बनाए गए थे, आपको जरूरत थी, ठीक है। फिर आपको कहीं जाना पड़ गया, जयपुर जाना पड़ गया किसी काम से, तो वहाँ पे उनसे कोई मांग लिया आपने, क्या काम किया हुआ, कुछ हमें भी दिखाओ। हमने कहा सर काम तो हमें बहुत किया हुआ, हमने वर्ड की फाइलें बनाई, एक्सेल भी बनाई है, नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गए थे आप, तो आप कैसे दिखाएंगे? वो तो हमारे वहाँ पे पड़ा, आपने कैसे करें अब? तो अगर इसकी बजाय आप क्या करते, इस फाइलों को कहाँ पे सेव करते? क्लाउड स्टोरेज में सेव करते। कहाँ करते? क्लाउड स्टोरेज में। तो उसमें क्लाउड स्टोरेज हमें कैसे मिल जाती है? ईमेल से मिल जाती है। तो गूगल में हमें जीमेल के साथ स्पेस मिलता है बाय डिफॉल्ट, सबको कितना? 15 GB का, 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है। और इस गूगल की क्लाउड स्टोरेज की सर्विस कौन सी है? जी ड्राइव। कौन सी है? जी ड्राइव के नाम से, गूगल ड्राइव के नाम से है, ठीक है। तो 15 GB तक का स्पेस है। ये खुलता कैसे है? अब मेरा जो प्लॉट लिया हुआ है तो उसकी ताला चाबी भी तो मेरे पास ही होगी, मेरी जो दुकान है उसकी ताला चाबी तो मेरे पास ही होगी। तो फिर जो हमारी स्टोरेज है ना सर्वर के ऊपर, तो उसका ID पासवर्ड क्या होता है? आपकी जीमेल वाला ही होता है। ईमेल और एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। आप ईमेल भरोगे और पासवर्ड भरोगे तो वो पहचान जाता है कि भाई हाँ जी आप खोलना चाहते हो, तो वो आपकी जितना भी स्टोरेज स्पेस है वो शो आपको सामने कर देगा कि लो भी आपकी इतनी इतनी फाइलें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। और वही जो कंप्यूटर की फाइलें थी, अगर मैं उसको सेव करके रखता, अपलोड करके रखता सर्वर के अंदर या गूगल ड्राइव के अंदर, तो गूगल ड्राइव तो मैं कहीं भी बैठूं इंटरनेट के माध्यम से खोल सकता हूं। अगर मैं जयपुर भी गया हूं तो मेरे पास फोन भी होता है इंटरनेट के लिए, फोन इंटरनेट नहीं है तो वहां पे शॉप के ऊपर किसी की दुकान भी होती है ना। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, वो आप सीधा अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के गूगल ड्राइव को खोल सकते हो और वहां पे फाइलों को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ये फायदा रहता है क्लाउड स्टोरेज का, ठीक है। दूसरा फायदा क्या रहता है, हमारे फोन के अंदर ना एक गूगल फोटोज के नाम से एप्लीकेशन होती है गूगल की, गूगल फोटोज, और उसके अंदर एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज करना। यानी कि आप अपनी फोटोज जो मोबाइल से खींचते हो
आपकी फ़ोटोज़, आपके कॉन्टैक्ट्स मोबाइल के अंदर पड़े हैं, आपके कॉल लॉग्स वगैरह, किसको फ़ोन के किसको नहीं, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, गूगल के साथ सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका फ़ोन का डेटा है वो गूगल के सर्वर पे भी सेव रहेगा ड्राइव के अंदर। अगर बाई चांस आपका फ़ोन का कुछ टूट गया, न जाने कोई स्क्रीन टूट गई, कुछ भी हो गया, गुम हो गया, मान लो, आप कहोगे मेरी तो इतनी इतनी फ़ोटोज़ थी उसके अंदर अच्छी अच्छी खींची हुई, अब हम कहाँ से लेके आएंगे वो यादें, है ना। तो उनके लिए फिर क्या होता है, आपका कहाँ पे सेव है, वो जी ड्राइव के अंदर है या गूगल फोटोज़ के अंदर सेव है, वहाँ से आप वापस ला सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। नया फ़ोन लो, उसके अंदर सेम जीमेल आईडी और पासवर्ड लगाओ, तो सेम हूबहू सारा डेटा आपका नए फ़ोन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसकी ज़रूरत होती है आजकल, क्लाउड स्टोरेज की बहुत ज़्यादा नीड हो चुकी है। ठीक है, समझ गए बात को, क्लाउड स्टोरेज क्या होती हैं। अब हमने कौन सी पढ़ी है, जी ड्राइव वाली पढ़ ली, और भी होती हैं। एप्पल का होता है आई क्लाउड, आईफोन के अंदर भी सर्विस होती है, तो आई क्लाउड होता है, इसका जी ड्राइव आ गया। और माइक्रोसॉफ्ट का होता है वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, वन ड्राइव के नाम से आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स भी आता है, एक एप्लीकेशन ड्रॉप बॉक्स के नाम से। हाँ, एक अपने गवर्नमेंट की आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है डिजी लॉकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की है डिजी लॉकर, और राजस्थान की है राज ई वैलेट, राजस्थान की राज ई वैलेट। डिजी लॉकर सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां पे हमारी बहुत सारी मार्कशीट्स वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है वो उसमें सेव कर सकते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ मार्कशीट्स भी, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, नहीं, आपकी मार्कशीट सीधा आपके वहां पे आ जाती है डिजी लॉकर पे। आपको अपना आधार कार्ड के द्वारा लिंक करना होता है और सारी मार्कशीट्स आप वहीं पे ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। आप उसका प्रिंट लेके भी दे सकते हो सामने वाले को, लो जी आपकी जेन्युइन मार्कशीट है। ठीक है, ये चीज़